उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 आईपीएस और 35 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव के तहत कई जिलों में नए एसपी, एएसपी और सीओ की तैनाती की गई है। सरकार ने संवेदनशील और अपराध प्रभावित क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों को भेजकर निगरानी और कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया है। कुछ अधिकारियों को मुख्यालय और विशेष इकाइयों में भी जिम्मेदारी दी गई है। इस कदम से पुलिस व्यवस्था में सुधार और अपराध नियंत्रण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को जारी की जाएगी, जिसे लेकर बड़ी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार करीब 7 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कटने की संभावना जताई जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मृतक, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इसके तहत सत्यापन और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची तैयार की गई है। जिन लोगों के नाम हटे हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनः आवेदन कर सकते हैं। नई सूची आयोग की वेबसाइट और बूथ स्तर पर उपलब्ध होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डबल वसूली का खेल सामने आया है, जहां ट्रक चालकों से टोल टैक्स के अलावा ओवरलोडिंग के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूली जा रही है। आरोप है कि तय सीमा से ज्यादा भार होने पर कार्रवाई की जगह मौके पर ही पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। इससे सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है, जबकि अवैध वसूली का नेटवर्क फल फूल रहा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इस दबाव में उन्हें ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे परिवहन लागत बढ़ रही है और इसका सीधे महंगाई पर असर पड़ रहा है। कफ सिरप तस्करी कांड में फरार सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की संभावना तेज हो गई है। 4 राज्यों की पुलिस और कई एजेंसियां पहले से ही उसकी तलाश में जुटी थीं, लेकिन वो लगातार ठिकाने बदलकर बचता रहा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलर्ट जारी होने से विदेशों में भी उसकी घेराबंदी शुरू हो गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जल्द ही उसे पकड़कर भारत लाया जा सकता है, जिससे इस पूरे नेटवर्क के बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आगरा में शिक्षक के नाम पर हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा को बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि मामूली बात पर शिक्षक ने अपना आपा खो दिया और छात्रा को इतना मारा कि उसकी चीखें भी उसे नहीं पिघला सकीं। हैरानी की बात यह रही कि पिटाई के दौरान उसके सिर के बाल तक उखाड़ लिए गए। घटना के बाद छात्रा सहमी हुई है और परिजनों में भारी आक्रोश है। मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है और आरोपी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बंद का ऐलान कर दिया, जिससे बाजार पूरी तरह ठप रहा। दुकानदारों का कहना है कि बिना ठोस समाधान के की जा रही सीलिंग उनके रोजगार पर सीधा प्रहार है। उन्होंने सरकार से अपील की कि कार्रवाई से पहले वैकल्पिक व्यवस्था और स्पष्ट नीति बनाई जाए। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा, पेट पर लात मत मारो। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, हालांकि स्थिति नियंत्रण में रही। व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुनकरों की आय, सम्मान और आजीविका में स्थायित्व सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार बुनकरों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बिजली आपूर्ति, कच्चे माल की उपलब्धता और विपणन सुविधाएं देने पर काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि उनकी आय बढ़े और पारंपरिक हस्तशिल्प को नया बाजार मिले। सीएम ने भरोसा दिलाया कि बुनकरों के हितों की रक्षा करते हुए उनके विकास के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। शातिर अपराधियों का एक संगठित गिरोह टीम की तरह काम करते हुए रोजाना कई लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये गिरोह तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सक्रिय नेटवर्क से ठगी के नए तरीके सीख कर आया और यहां बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर खोलकर अन्य सदस्यों को प्रशिक्षित कर रहा था। ये लोग सुनियोजित तरीके से शिकार चुनते, फिर अलग अलग भूमिकाओं में बंटकर वारदात को अंजाम देते थे। शिकायतें बढ़ने पर पुलिस ने कार्रवाई तेज की और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। अब पूरे रैकेट की गहन जांच जारी है। सीतापुर में फार्मासिस्ट अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपहरित फार्मासिस्ट की रिहाई के बदले 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी को दबोच लिया और अपहरित को सकुशल बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को राहत देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। साथ ही अनुदेशकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और शिक्षण कार्य में लगे कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। इस निर्णय से हजारों शिक्षा मित्र और अनुदेशक सीधे लाभान्वित होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की हालत भी बेहद खराब है, जहां गरीबों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा। अखिलेश ने दावा किया कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था सुधारने की मांग की है। शादी ब्याह वाले घरों के लिए एलपीजी को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब अतिरिक्त गैस सिलेंडर लेने के लिए परिवारों को पहले दावत का मेन्यू और मेहमानों की संख्या बतानी होगी। इसी आधार पर गैस एजेंसियां अस्थायी रूप से सिलेंडर उपलब्ध कराएंगी। इस कदम का उद्देश्य गैस की किल्लत और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। अधिकारियों के अनुसार सही जानकारी देने पर ही जरूरत के मुताबिक सिलेंडर मिलेंगे, जिससे आपूर्ति व्यवस्था संतुलित बनी रहे और अन्य उपभोक्ताओं को भी समय पर गैस मिले। बरेली में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद प्रेमिका ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और शादी की बात तय थी। अचानक मुकरने से युवक गहरे तनाव में आ गया। परिजनों ने प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की पड़ताल की जा रही है। कानपुर में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने बिहार निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 13.90 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी मार्केट कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ट्रेन के जरिए गांजा लेकर जा रहा था, तभी चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। कुपोषण के खिलाफ चल रही मुहिम से बच्चों की सेहत में सुधार दिखने लगा है। 3 साल के रिपोर्ट कार्ड में सामने आया है कि लाल और पीली श्रेणी में आने वाले बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। पोषण अभियानों, नियमित जांच, आंगनबाड़ी सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का सकारात्मक असर पड़ा है। हरी श्रेणी में बच्चों की संख्या बढ़ी है, जो बेहतर पोषण स्थिति का संकेत है। हालांकि पूरी तरह कुपोषण खत्म करने के लिए अभी भी सतत प्रयास और निगरानी जरूरी है। को लेकर विवाद के बीच काली माता मंदिर और प्राचीन सिद्ध पीठ में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने मौजूदा महंत को पद से हटा दिया है और जल्द ही नए महंत की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी गई है। मंदिर परिसर में किसी भी तरह के विवाद या तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में चर्चा तेज हो गई है। पीलीभीत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराब पीने से रोकने पर गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी नाक काट दी। गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। कानपुर में अखिलेश दुबे के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गंभीर आरोपों के बीच अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इसे जेल से बचने की चाल बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अक्सर आरोपी बीमारी का सहारा लेते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि भर्ती मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हुई है और पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।